बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली की कीमतों के हवाले से कल हंगामी इजलास इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। बिजली की कीमतों और बिल्स के हवाले से मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है, जिसमें रावलपिंडी, लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, रावलाकोट और मुख्तलिफ और दीगर शहर हैं जहाँ पे बिजली के जो ज़ायद बिल आए हैं या बिजली की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा किया गया है, उस पर एहतजाज जारी है। क्योंकि उनका ये कहना है कि इस मरतबा हमने कम यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं लेकिन बिजली के बिल ज़ायद आए हैं। अगर आप बिल को देखें तो बिल के अंदर जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की गई है अमाउंट की, तो जो बिजली की अमाउंट रेवेन्यू की मद में बिजली तरसील करने वाली कंपनियों को या पैदा करने वाली कंपनियों को जाती है, तकरीबन 40 to 50% जो है वो टैक्सेस की मद में अमाउंट्स डाली जाती हैं और उसके बाद फिर एक ऐसी अमाउंट सामने आती है। अगर आप कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखें और उसके साथ जो एडिशनल टैक्सेस देखें तो इसमें होशरुबा ना सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि देखने वाला खुद हैरत में मुब्तला हो जाता है कि मुझे कितने टैक्सेस देने पड़ते हैं। यानी दो तो आपको जीएसटी देने पड़ते हैं, एक आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, इसके साथ साथ आपको फाइनेंसिंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं, इसके साथ साथ आपको फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हर महीने कोई ना कोई टीका लगाया जाता है, इसके साथ साथ आपको मजीद और भी जो फीसेस हैं वो भी अदा करनी पड़ती हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि जनाब कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्हें तो बिजली की सब्सिडी मिलती है, वो तकरीबन जो पीएससी में रिकॉर्ड पेश किया गया था वो 8 मिलियन के करीब है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलती है। जरा आपको वो बताते हैं वो कौन लोग हैं और उन लोगों ने क्या किया है। आप बताएं कि जनाब जो उमूमन जिनको वापडा कहा जाता है या डिस्कोस के जो मुलाजमीन हैं उनकी क्या ग्रेडिंग है। एक तो ये कि हमारी आला अदलिया के हवाले से भी खबर सामने आई है कि 1000 यूनिट्स तक उनको जो है वो फ्री दिए जाते हैं, जबकि जो ग्रेड 1 से 4 तक के वापडा के मुलाजमीन हैं उनको 100 यूनिट्स, ग्रेड 5 से ग्रेड 10 तक के मुलाजमीन के लिए 150 यूनिट्स गिफ्ट मिलता है जनाब। ये ग्रेड 11 से ग्रेड 15 तक के मुलाजमीन के लिए 200 यूनिट्स, ग्रेड 16 के मुलाजमीन के लिए 300 यूनिट्स, ग्रेड 17 के मुलाजमीन के लिए 450 यूनिट्स, ग्रेड 18 के मुलाजमीन के लिए 600 यूनिट्स, ग्रेड 19 के मुलाजमीन के लिए 880 यूनिट्स, ग्रेड 20 के मुलाजमीन के लिए 1110, जबकि ग्रेड 21 और ग्रेड 22 के मुलाजमीन के लिए 1300 यूनिट्स फ्री बिजली दी जाती है। एक रिपोर्ट पेश की गई उसके मुताबिक जनाब इसका जो तखमीना लगाया गया है वो तकरीबन 10 अरब रुपए की बिजली इनको फ्री दी जाती है। इसके अलावा अगर हम जाएं रिकवरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो बिजली चोरी होती है उसका एस्टीमेट के मुताबिक एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक 380 अरब रुपए की बिजली 2022 में चोरी हुई। 520 अरब रुपए की बिजली का तखमीना ऑलरेडी लगा लिया गया है कि 2023 में चोरी हुई है। ये मैं आपको सबको क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सब कुछ जो चोरी होती है, फिर आईएमएफ जो आपके ऊपर सर्कुलर डेट आपका इस वक्त 2.64 ट्रिलियन के ऊपर खड़ा है, यानी 2640 अरब रुपया इस वक्त आपका वो सर्कुलर डेट बन चुका है। क्यों? क्योंकि रिकवरी ये नहीं करते, करप्शन ये करते हैं। 1100 अरब रुपए का पहले था, 2200 अरब रुपए का अब हो चुका है। इन एफिशिएंसी इनमें है, इन कैपेसिटी इनमें है, उसके ऊपर इनको ये फ्री यूनिट्स मिलते हैं। पीएससी ने कहा था जनाब ये फ्री वाला सिस्टम बंद कर दें। साबिक जो वफाकी वजीर थे पानी और बिजली के खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि हम तो नहीं कर सकते, जो आइंदा आने वाली हुकूमत है वो करेगी। अब सवाल यहां पैदा होता है कि कौन करेगा इनकी ये फ्री राइट्स खत्म, फ्री लंचेस खत्म, और किसकी कॉस्ट के ऊपर? जब ये अमाउंट बढ़ाई जाती है तो फिर आईएमएफ का तकाजा होता है कि सर्कुलर डेट कम करें, तो ये फिर क्या करते हैं? बड़ा आसान तरीका होता है कि फी यूनिट प्राइस और इंक्रीज कर दें। जब फ्री यूनिट प्राइस और इंक्रीज होती है तो फिर क्या होता है? एक आम आदमी के ऊपर सारा का सारा बर्डन होता है। इस हवाले से जनाब का ये मुशावरती इजलास हो रहा है और ऊपर से जनाब इन्होंने खत लिखा है, ये जो आईएसको है उसकी रावलपिंडी जो ब्रांच है उसने खत लिखा है पुलिस को कि खुदारा हमारी हिफाजत के लिए आ जाए, हमारे जो दफातर हैं उनके ऊपर हमले हो सकते हैं। इसका जो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, तो ये पहना हो तो फिर क्या हो। सबसे पहले आप तारुफ करवा देते हैं जनाब पैनलिस्ट के। आज हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया है डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने, आगा इकरार हारून साहब ने, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ने। हमें स्काइप के जरिए शनीला मार साहबा ज्वाइन कर रही हैं और लाहौर स्टूडियो से हमारा साथ दे रहे हैं सज्जाद अनवर साहब। आप तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल शनीला साहबा आपसे होगा, निगरान वज़ीर आज़म का बिजली के बढ़ते हुए बिल्स पर हंगामी इजलास तलब, बिजली की तरसील में रिफॉर्म्स और अवाम को रिलीफ क्या मुमकिन हो पाएगा?
यासिर, अवाम को रिलीफ इतनी जल्दी मुमकिन नहीं हो पाएगा। देखें, इसलिए कि आपके सिस्टम के अंदर बहुत सी खामियां हैं। आपके जो ये बाबूशाही और ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए ना, ये इस सिस्टम के अंदर सस्ती बिजली को आने नहीं देते कि अवाम को रिलीफ मिल सके। आप डिस्को को प्राइवेटाइज नहीं कर पाते क्योंकि उसके ऊपर सियासत होती है। आप सूबों को तकसीम नहीं कर रहे, उसकी बिजली के जो सूबा है वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार हो। जब आपने जहां से रिकवरियां नहीं होंगी उनका बिल भी उनको डाल देना है। जो 100% रिकवरियां जहां से हो रही है, जहां से चोरी हो रही है, उनका भी उनको डाल देना है। जिनको मुफ्त, इतनी लंबी चौड़ी आपने लिस्ट गिनवा दी जिनको मुफ्त बिजली मिलती है। उसके अलावा और भी बहुत है, और भी बहुत से तबकात जी, है इनके जिनको कोई मीटर नहीं लगे हुए, ये बिजली इनके पास आती है, इनके घरों के अंदर जो हीटर, जी, चूल्हे लगे होते हैं। ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि चूल्हे भी हीटर के होते हैं। ब्यूरोक्रेट्स को आपको मिलते हैं, उसके जो फ्री मिलते हैं। देखें, आपको आपकी 30% बिजली जो है ना वो तरबेला, मंगला, गाजी, बड़ौथा से आती है, जो जिन पे कैपेसिटी चार्जेस नहीं है। 2-3 रुपए यूनिट आपको पड़ी है। 70% आपकी जो है लिंक हो जाती है डॉलर के साथ। डॉलर बढ़ रहा है, बिजली बढ़ रही है। फिर आपकी जो कंपनियां, उनके लैंड लॉसेस आपने एक हद तक रखने, जैसे गुजरांवाला का 13% रखने हैं। जब उससे बढ़ जाएंगे तो नेपरा टैरिफ में नहीं डालेगी, सर्कुलर डेट बढ़ता जाता है। खुरम दस्तगीर साहब ने बहुत कोशिश की थी कि हम 7000 मेगावाट बिजली, सस्ती बिजली जो सोलर से, विंड से चलेंगे, डाल दी जाए। ब्यूरोक्रेट्स ने नहीं चलने दी है उनकी। और आज खुरम दस्तगीर साहब ने यह भी कहा था कि हम इनको इनके जो फ्री यूनिट्स हैं वो खत्म नहीं कर सकते। वो तो आपको कानून, देखिए, कानून साजी करनी पड़ती है, फिर उसके ऊपर तो पीएससी ने कह दिया था, रिकमेंड कर दिया था सेक्रेटरी पार, जी, सेक्रेटरी पार ने जाके पीएससी को कहा था कि मैं आपका ये मैसेज कम्युनिकेट कर दूंगा। जी बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना, सियासत करते जैसे हमने रेलवे को प्राइवेटाइज करना होता है, स्टील मिल को करना है, पीआईए को करना है, इन डिस्कोस को करना है, यहाँ पे ये सारा कुछ शुरू हो जाता है। आपके जब पिछले साल भी जुलाई के अंदर यही हंगामे हुए थे, यही शोर शराबा सारा उठा था, क्योंकि उस वक्त भी जो पहले वाली पीटीआई हुकूमत थी वो फर्नेस ऑयल का बंदोबस्त नहीं करके गई थी, और रूस यूक्रेन वॉर की वजह से फर्नेस ऑयल की कीमतें आसमान पे पहुंची हुई थी। उस वक्त जब ये हंगामे हुए थे तो कहा यह गया था कि जी आपके ये जो 300 यूनिट वाले हैं, इनको जो फ्यूल एडजस्टमेंट है हम इंस्टॉलमेंट में कर देते, 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे। देखिए, आपके 76% आबादी 300 यूनिट इस्तेमाल करती है, 54% आबादी जो 200 यूनिट इस्तेमाल करती है। जब गर्मी आती है वो अपने 200 यूनिट से निकलते हैं, स्लैब बढ़ती है, बिल बढ़ जाता है। फिर आपके जो मीटर है ना, वो आपके स्मार्ट मीटर नहीं लगे हुए। लोगों का रोना ये भी होता है कि जी मेरा तो 200 यूनिट चला, मुझे 500 डाल दिए, मुझे 300 डाल दिए। स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करें ताकि शफाफियत आए, लोगों के मोबाइल पे क्यों इंस्टॉल करें, वो क्यों इंस्टॉल करें ग्रिड के ऊपर? मैं अर्ज कर रहा हूं मैम के जिम्मी से सवाल भी लीजिएगा कि एक ग्रिड है, उसके ऊपर टोटल अमाउंट के जी इतनी बिजली जो है आपकी कंज्यूम हुई है, इतने आपके पैसे बनते हैं। वो पता क्या करते हैं, अच्छा जी इस पे डाल दो, इस पे डाल दो, इस पे डाल दो। वो इंस्टॉल करेंगे तो पकड़े जाएंगे। यासर, ये तो मैं आपको कह रही हूँ कि आपकी बाबूशाही, आपकी ब्यूरोक्रेट्स, आपका ये करप्ट वापडा का सिस्टम है, ये चीजों को ठीक नहीं होने देता। ये सिस्टम इसी तरह चलेगा। अभी वो वजीर आजम साहब कल बैठ जाएंगे, फिर कोई रिलीफ जो वो अनाउंस कर दिया जाएगा, चले कह दिया जाएगा 200 यूनिट वाले को सब्सिडी देते थे, 300 यूनिट वाले को दे देते हैं, लेकिन जो इनको बिजली फ्री मिल रही है वो नहीं होगी। डिस्को को प्राइवेटाइज करें वो नहीं होगा, स्मार्ट मीटर लगने वो नहीं होगा। जब तक आपकी ऐसी शफाफियत नहीं आएगी, सूबों को तकसीम करें बिजली, जो सूबा खुद नुकसान जितनी सब्सिडी देना चाहते हो वो दे, जो नुकसान है उसको बर्दाश्त करें, ताकि देखें हम जैसे लोग जो हैं, जो 100% रिकवरियां जिनकी होती है, हम ही ये नुकसान बर्दाश्त करें। 70,000 हम 100% रिकवरियां देंगे और ये 1% भी नहीं देंगे। इनके घरों में जो चूल्हे लगे होते हैं वो भी बिजली के होते हैं, विंडो एसी ये लगाते हैं जो सबसे ज्यादा बिजली लेते हैं। क्यों? क्योंकि जेब से कुछ नहीं जा रहा होता। आपका पॉइंट आ गया है। मैं डॉक्टर फारूक साहब को इसमें इन्वॉल्व करूंगा। डॉक्टर साहब, इनकी नाअहली, मुजरिमाना गफलत, गैर जिम्मेदारी, करप्शन और अय्याशियों का बोझ मैं और आप क्यों उठाएं? बिल्कुल, हमें बिल्कुल ये नहीं उठाना चाहिए। और मैं आपको आंखों देखी, मैं भी रिपोर्टर रहा हूँ, जैसे बार बार हमारे दोस्त दावा करते हैं, मैंने भी रिपोर्टिंग की है। मैं कराची शहर और पाकिस्तान के दीगर बड़े शहर, लाहौर भी, हैदराबाद, सक्खर, फैसलाबाद, मैं आपको ये बताऊं कि मार्केट्स और मोहल्ले के मोहल्ले तकसीम होते हैं। और आप अगर आपके पंखे 4 हैं, आपकी इतनी लाइट्स हैं, और अगर आप एसी चला रहे हैं तो आपका ये रेट है। कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, बड़े बड़े फ्लैट्स में कोई मीटर नहीं लगा हुआ। अच्छा, आपका ये रेट है। आपने 5,000 रुपए देने हैं, आपने 4,000 रुपए देने हैं। 2600 अरब रुपया सर्कुलर डेट ना हो तो फिर क्या हो? नंबर 1, पहले ही चोरी का मामला ये है। आप सबसे पहले इसके खिलाफ कार्रवाई करें।
अगर वज़ीर आज़म साहब कल अपनी मीटिंग में ये एजेंडे पे रखें और अगर वो इस चीज़ को एड्रेस कर लें, देखें इसमें क्या करें, वो पूरी रियासत को इसमें शामिल करें। जैसे आपने इन्वेस्टमेंट में पूरी रियासत को शामिल किया है, जैसे आपने अपनी ज़राअत को बेहतर बनाने के लिए रियासत के तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया, आप इसमें रियासत के तमाम स्टेक होल्डर शामिल करें और वो जितने लोग हैं और वो जितनी आबादियां हैं और जितनी बड़ी मिली भगत है लाइन मैन से लेकर ऊपर तक, इस सब को पकड़े, फौरी तौर पर आप ये रिलीफ दे देंगे। एक आपकी ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि आप उसके बाद आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी और वो जो हम सफ़ेद पोश 100% हम रिकवरी हमारे से होती है, थोड़ा बोझ कम होगा। सर दूसरे महीने बिजली का मीटर जो है वो काटने आ जाते हैं जी बिल्कुल, आपने बिल और इतने बेरहम होते हैं। अगर कोई शख्स ये कहे कि सर इसकी इंस्टॉलमेंट्स कर दें, तो वो जनाब वो जो साहब ऊपर बैठे होते हैं बदतमीजी करते हैं, एसडीओ हो गया या जो भी इनके ऊपर एक्शन बैठे होते हैं, वो उसकी आप रवैया कभी आप देखें। नंबर 2, तकरीबन जो हिसाब लगाया गया है वो ये है कि 30% टैक्सेस होते हैं आपके बिल में शामिल, जिसकी वजह से आपका बिल आपकी रेंज से निकल जाता है जी। और वो 30% क्या है, वो खुफिया टैक्सेस हैं। सर मैं आपको बता दूं, अगर आपकी इजाजत हो, मैंने इस पे थोड़ा सा वो निकाला है। जीएसटी 18% है, इनकम टैक्स 7.5% है, जीएसटी ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वो भी है सर, टीवी फीस भी है, उसके बाद क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट है सर। तो ये जो टैक्सेस हैं आप इनको डायरेक्ट टैक्सेस में तकसीम कर दें सर। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि जो टैक्स देने की अहलियत रखने वाला तबका है उसमें ये तकसीम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका 30% ये रिड्यूस होगा और 20-25% वो जो चोरी है, जो वापडा या मुख्तलिफ इदारे हैं, डिस्कोज, लाइनमैन, उनके साथ जो मिलके हो रही है चोरी, तो उन पर डाल देना सर। वो चोरी नहीं, उन पे कैसे डाले? वो तो आप डालें, वो आपको फ्लैट रेट देते हैं, वो आपको फ्लैट देखे ना, वो किसको लाइनमैन आके उनसे पैसे लेके जाता है। आप उस सबसे पहले क्रैक डाउन उस पर करें। आप ये कर लेंगे, आपका बिल हाफ हो जाएगा, आपका कोई प्रॉब्लम आईएमएफ के साथ नहीं होगा। अगर आप ये तरीकाकार रखेंगे तो इस तरह से बोझ बढ़ता जाएगा और आप आवाम के गैज़ो गज़ब को संभाल नहीं सकेंगे। आपको ये करना है। एक आखिरी नुकता आपको बताना है, दुनिया भर में ये सिस्टम मौजूद है कि आप एफिशिएंट बनाते हैं बिजली को और जो आपके पास बिजली आ रही है उसका ज़िया रोकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारा आयरन और इस्त्री जो है ये 1000 वाट की है तो ये स्टार्ट होते होते 1300 वाट खा जाती है, तो वो जो 300 वाट है उसको बचाने के दुनिया में सिस्टम आ गए हैं। मैं आपको यहाँ बताते हुए बहुत खुशी महसूस करता हूँ, बहरिया यूनिवर्सिटी के एक बहुत सीजन्ड प्रोफेसर हैं फिजिक्स के, प्रोफेसर इम्तियाज़ अली खान, उन्होंने ये सिस्टम बनाया है और वो जो बाहर से सिस्टम आते हैं उनसे ज्यादा एफिशिएंट सिस्टम है। अगर हुकूमत पाकिस्तान ये लाजिम कर दे कि हम उस सिस्टम को अपने घरों पे इंस्टॉल करें तो उसके नतीजे में भी बिजली का बहुत बड़ा ज़िया बच सकता है। ठीक हो गया। मैं आगा साहब इसमें आपको शामिल करता हूं। सर फरमाइएगा, इनकी इन सारी नाअहलियों का बोझ अवाम के ऊपर पड़ा, अब अवाम की चीखें निकल चुकी हैं। ये फरमाइएगा, ये जो फ्री राइड्स हैं, ख़ास तौर पे ये जो मैंने गिनवाए आपको, मैंने तहकीक करके सोर्स से ये लिए, ये जो इनको फ्री यूनिट्स मिलते हैं, इनको फिल फॉर कल के इजलास में ख़त्म नहीं कर देना चाहिए और हुकूमत के पास तो मैंडेट भी है अब जो कि अमेंडमेंट्स हुई हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन मैं आपसे 2 मिनट लूँगा। मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, इनको जो फ्री यूनिट्स मिलते हैं उसके लिए किसी लेजिस्लेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। किसी लेजिस्लेशन, किसी कानून के तहत वो नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक। उनके अपने वापडा के जो इंटरनल, जो आप कह सकते हैं कि जो रूल्स हैं उनके मुताबिक है, तो ये तो आप कल ही स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है लोकलाइज लाइन लॉसेस की। अमीर इलाकों में जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर बिल कम आता है, गरीब इलाकों में गरीब लोगों पे बिल ज्यादा आता है। क्यों? अमीर इलाकों में लाइन लॉसेस से मुराद है बिजली की चोरी कम है। छोटे इलाकों में इन्होंने मीटर दिए हुए, यानी कि आप हैरान होंगे कि बाहर वो जो गन्ने वाला रस वाला उसके पास भी अपना बिजली लगी हुई है और कोई मीटर नहीं है, नहीं होता, और कोई दुकानें हैं कोई मीटर नहीं है। गरीब इलाकों में लाइन लॉसेस लोकलाइज्ड है कि वहां पे अगर 7500 यूनिट खर्च हुआ है
और आपने 1500 को डिवाइडेड बाय वो 700 आदमी कर दिया जो कि उस इलाके में रहता है, तो उसको पर पर्सन जो है लाइन लॉस। तो अगर सर ये बड़ा आप मुहज़्ज़ब किस्म का वर्ड यूज करें, लाइन लॉस, सीधा सीधा कहें चोरी। बिजली की चोरी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे 2 मिनट मुझे देखिए, मैं कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने शेयर करना चाहता हूं। अब आ जाए जी इसमें नेट मीटरिंग की वाली बात। एक बहुत बड़ा काम पाकिस्तान में हो रहा है जिसको किसी को अभी तक नहीं देखा है। लोगों ने सोलर लगाना शुरू किए, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, नेट मीटरिंग की बात होना शुरू की। अब उनके साथ जो फ्रॉड हो रहा है वो कमाल का है। 80,000 यानी कि लोग मीटर लगा, ये नेट सोलर लगाना भी छोड़ देंगे। क्यों? आप नेट मीटरिंग से उनसे 15 रुपए पर यूनिट खरीद रहे हैं, उसी घर को आप 40 रुपए पर यूनिट बेच रहे हैं। सही। देखिए, जहां भी आवाम को थोड़ा सा कुशन मिलता है ना, वहां पर उसके ऐसा रूल ले आते हैं कि आवाम को अपना कुशन ना मिले, ताकि encouragement ना हो कि वो लगाए। डिस्करेज कर, और जान के बाय डिजाइन डिस्करेज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अब मैं आता हूं उस पॉइंट की तरफ। वो कर रहे हैं थर्मल माफिया। जी। थर्मल माफिया चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान ग्रीन अपना एनर्जी की तरफ जाए। अभी देखें ना, किसी पहले की जरूरत बैंक नहीं इसको जाता। फाइनेंस करते थे, स्टेट बैंक ने प्रॉपर लिमिट्स दी हुई थी बैंकों को। अब जनाब वो भी खत्म हो गया और बहाना क्या बनाया जा रहा है कि जनाब आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे पास फॉरेक्स नहीं है। सर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसपे मैं बहुत देर से जितने लोग जो अपना वापडा को डील करते हैं और रो रहे हैं, ये नेशनल ग्रिड बनाया गया था ना, नेशनल ग्रिड सिस्टम, वो बनाई फ्रॉड के लिए गया था। वो जो उस वक्त जब ये नेशनल ग्रिड सिस्टम अपना इंट्रोड्यूस करवाया गया, लाइन लॉसेस टोटल थे मेरे ख्याल में 11 या 12%। अब 17% आप लाइन लॉसेस एक्सेप्ट कर रहे हैं। आईपीपी को 17% लाइन लॉसेस के पैसे मैं दे रहा हूं। और ये क्यों? कि सारी की सारी बिजली नेशनल ग्रिड में आएगी और वहां से भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जितनी बड़ी लाइंस आ रही होंगी नेशनल ग्रिड में, कहेंगे सर लाइन बड़ी है, लॉन्ग लाइन है, तो इसमें तो लाइन लॉस होगा। बिजली को चोरी की छुपाने के लिए इन्होंने वो जो 200 किलोमीटर की लाइन है उसको जस्टिफाई करने के लिए नेशनल ग्रिड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। ये सारा के सारे काम बाबुओं ने किए हैं। अच्छा। लेकिन आप हाथ डाल के देख लें, मैं देखूंगा कल उसमें हम क्या सांप निकाल लेते हैं। अगर कल हम चाहें तो फौरी तौर पे इनके फ्री जो यूनिट्स है वो तो बंद करें ना। सॉरी, बाकी बातें तो बात है। और आखिरी बात, क्यों नहीं है प्रीपेड मीटरिंग पाकिस्तान में शुरू करवाना चाहते हैं? बड़ी अच्छी बात की आप। प्रीपेड मीटरिंग की क्या प्रॉब्लम है इनको? प्रॉब्लम है ना कि कमाई खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए जी, मैं उतनी बिजली के पैसे दूंगा जो मैं इस्तेमाल करता हूं। मैं आपकी है, इनकी है, इनके घर के बिजली के पैसे नहीं दे रहा हूँ। 30 कंपनीज आई पाकिस्तान में यूरोप से और चाइना से। उन्होंने कहा कि पेमेंट हम लगाते हैं, हम खुद फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीपेड मीटर्स भी लगाएंगे, आप इजाजत दे दें। क्योंकि देखिए हमारी आबादी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मार्केट है बिजनेसमैन के लिए। Exactly. हमने कहा ऐ तो नहीं होने देना सी, ऐ कैसे में ये होगा तो हमारे खेलें खत्म हो जाएंगी। सर ये सिस्टम रिडेंटेड हो चुका है, टोटल कोलैप्स हो चुका है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि इस सिस्टम पे हाथ डाल लें। ये मैं आपको साफ बताऊं। उसके लिए आपको पूरा का पूरा अपना जो सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको रीवैम्प करना होगा। नहीं तो सर उसके लिए तो टाइम चाहिए इमीडिएटली। डॉक्टर साहब, इसमें डॉक्टर ताहिर नहीं मलिक साहब आपको मैं इन्वॉल्व करूंगा। कोई भी बात होती है तो बहाना क्या होता है जी, हमारी आईएमएफ से डील है, हम कुछ नहीं कर सकते। सर अवाम को जरा ये बताएं कि वाकई आईएमएफ से डील का मसला है या वापडा की उस नाअहली का, उस करप्शन का, उस मुजरिमाना गफलत का मसला है जिसकी कॉस्ट मुझे, आपको, कैमरामैन को, प्रोड्यूसर को, हम सबको बेयर करनी पड़ रही है? ये एक डील मेरा ख्याल है आवाम से भी कर लेनी चाहिए। वो शॉर्ट टर्म मैयर है कि आपको आईसीयू में ले जाते हैं कि मरीज का इस वक्त बचना मुश्किल है। किसने मना किया? आईएमएफ ने ये तो नहीं कहा आपको कि आप जो है वो इनको ठीक करें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ना करें। मैं समझता हूं कि हमारे पैनलिस्ट ने बड़ी तफसील से और आगा साहब ने बिलखसूस जिन अमूर की तरफ निशानदेही की, यहाँ कहाँ आईएमएफ माने हैं। हमने मुतबादल तवानाई के जो जराए हैं उनको, जिस तरह हमारी आबादी बढ़ी, जिस तरह हमारी डिमांड बढ़ी, उस तरह हमने नहीं बढ़ाया। और नतीजा ये है कि आज जब एक आम शहरी दीगर ममालिक के साथ कंपेयर करता है तो वो ये भूल जाता है कि गल्फ़ कंट्रीज़ की जो पावर जनरेशन है, अगर वो पेट्रोलियम ज़राए से हो रही है तो वो तो उनके अपने हैं, और अगर दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ पे मुतबादिल तवानाई का हजम वो दूसरे ज़राए की निस्बत ज़्यादा हो रहा है, जबकि हमारे ये सुकड़ रहा है। तो ये बुनियादी मसला। और फिर गर्दिशी कर्ज़ों का जो अंबार है, और जिस तरफ इन्होंने तफसील से बताया मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा कि देखें लाइन लॉसेस जिसे उर्फ़ आम में बिजली चोरी कहा जाता है। अब ज़रा इसके फिगर सुन लें कि ये पेशावर में
37% बिजली चोरी हो रही है, सखर में 35% बिजली चोरी हो रही है, हैदराबाद में 32% बिजली चोरी हो रही है और कोयटा में 28% बिजली चोरी हो रही है। सर सवाल मेरा ज़िमनी सवाल ले लीजिएगा, ये बताइएगा कि ये चोरी, क्या चोरी करने वाला वैसे खुद से ही कर जाता है, उसके लिए कोई वहां पे लाइनमैन नहीं मौजूद होता, उसको सिस्टम के अंदर कोई वहां पे फैसिलिटेटर नहीं मौजूद होता, चोरी वापडा के या कंसर्न डेस्को के मुलाजिम के बगैर कैसे हो सकती है? ये देयर इज ए मेथड इन द मैडनेस, और हमें तफसील से बता चुके हैं फारूक आदिल साहब कि ये एक नेक्सस होता है, इस गठ जोड़ के पैरेलल सिस्टम है, हम और इसको कह इसमें सकते हैं मैं पैरेलल सिस्टम। सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा, अभी तक जितनी डिफेंड नेशनल लेवल पे ये बात आ गई और हमारे वजीर आजम ने इसका नोटिस लिया, लोग बिल जला रहे हैं, मीडिया ने नोटिस लिया, लेकिन आपने कहीं वापडा के अरबाब इख्तियार के मुंह से कोई प्रेस जी जी उनके मुंह से निकला है ना, ये खत है मेरे सामने 25/8/2023 का, जो उन्होंने पुलिस को लिखा है कि प्लीज हमें आके बचाएं। मैं समझता हूं कि उन्हें इसको हमें बचाएं, कौम को जवाब देना चाहिए और कोई ट्विटर स्पेस करें, मीडिया पे आए, जो भी उनका मौकफ है वो अवाम को बताएं कि इस वजह से बिजली महंगी करनी सर अवाम को बताने की जरूरत है नहीं है इस वक्त। तो दो अवाम को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, अवाम को पता नहीं कि इनको फ्री बिजली मिल रही है। तो जहां तक फ्री, ये बड़ी अच्छी बात की आगा साहब ने कि ये कोई लेजिस्लेशन नहीं, आप ये देखें कि जो लोग ये सहूलत इस्तेमाल कर रहे हैं फ्री बिजली की, वो पब्लिक अकाउंट कमेटी को और पार्लिमानी कमेटियों को और मीडिया को ये बताने के भी पाबंद नहीं कि उनकी तनख्वाह कितनी है, उनको मुफ्त बिजली कितनी मिल रही है, उनको सहूलियात कितनी मिल रही हैं। तो मेरी ये आपके प्रोग्राम के तवसत से एक तजवीज़ है कि 2.5 लाख 3 लाख रुपए से ज़्यादा तनख्वाह वालों को यूटिलिटी बिल्स की जो आप पैकेज साथ दे रहे हैं तनख्वाह के, वो फिल फॉर ख़त्म करें। और वापडा सर पीएससी की रिकमेंडेशन मौजूद है कि आप इस तरह करें कि इनको बजाय फ्री यूनिट देने के इनको अलाउंस इनकी तनख्वाह में मर्ज कर दें। ये वो क्यों नहीं इस पे अमल होता? एक स्ट्रोक ऑफ पेन की मार है, ये क्यों नहीं इस पे अमल होता? आपने बड़ी अच्छा इसका हवाला दिया कि डॉक्टर नदीमुल हक जो हमारे प्लानिंग कमीशन के साबिक सरबराह रहे हैं, उन्होंने एक पूरा आर्टिकल इस पे लिखा है, उनकी पीएचडी की रिसर्च भी है, मोनेटाइजेशन जो गाड़ियों की मद में, बिजली के उसके यूटिलिटीज के मद में, और डॉक्टर नदीम के साथ साथ ये जो वो पूरा उन्होंने आउटलाइन किया, उन्होंने कहा कि जो उस वक्त के सेक्रेटरी जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैं कह रही हूं, जो 18 लाख जिनकी तनख्वाह है उनको 2000 यूनिट्स बिजली क्यों फ्री मिल रही है? आप और हम तो 2-3 लाख रुपए के अंदर भी 70,000 बिल देते हैं, सिर्फ वापडा नहीं और भी दूसरे जो ऐसा तो नहीं है कि फ्री मिल रही है इसीलिए कोई इसके ऊपर नोटिस नहीं ले रहा। मैं तो ये कहता हूं कि उन लोगों के लिए एक फलाई रियासत का तस्वर मौजूद है, उनकी गाड़ियां फैमिली यूज में यूज होती हैं, उनके बच्चों की तालीम जो है वो उसकी रियासत जिम्मेदार है, उनका बैरून मुल्क इलाज के लिए भी रियासत जिम्मेदार है, उनकी यूटिलिटी बिल्स के लिए जिम्मेदार है, उनको 2-2 प्लाट मिलते हैं। तो ये फलाई रियासत एक आम गरीब आदमी की दहलीज पे कब जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। डॉक्टर साहब इजाजत दें मुझे सजाद साहब को इन्वॉल्व करना। सजाद साहब फरमाइएगा, गवर्नमेंट ऑफिस ऐसे कई हैं जो कि डिफॉल्ट कर गए हैं, जो बिल पे नहीं करते और बाद में वो सर्कुलर डेट में वो भी ऐड होते हैं। ये तो हम डिफरेंट फैक्टर्स पे बात कर रहे हैं। वापडा के एम्प्लॉइज यकीनन इसके अंदर मैं इसे कहूँगा मुजरमाना गफलत के मुर्तकिब हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ऑफिस जिन्होंने अब तक अपनी बिजली के बिल पे नहीं किए हुए, किस हद तक जिम्मेदार हैं इस क्राइसिस के पैदा करने का कि उनका बोझ भी एक आम आदमी 25,000 20,000 कमाने वाले के कंधों के ऊपर आ गया है। यासर साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये जो वापडा का महकमा है ना, ये जब एक ज़माने में कमाऊ पूत था तो उस वक्त ठीक है इनके पास पैसे थे तो इन्होंने अपने वर्कर्स के लिए और सबके लिए इंसेंटिव्स रखे हुए थे। अब तो ये खसारे में जा रहा है और वैसे भी अब सारी दुनिया में जो हो गया है कि डेवल्यूशन की वजह से चीज़ें नीचे आ गई हैं। और पाकिस्तान में भी आप देखें 18वीं तरमीम के बाद हर सूबे में एनर्जी का एक मिनिस्टर होता है और जो ख़ास तौर पे बिजली की प्रोडक्शन है वो सूबों को इख्तियार दे दिया गया है। तो अब अगर ये तकसीम कार कंपनियाँ जो कि प्लान है एक के सूबों के सुपुर्द कर दी जाएंगी आने वाले वक्त में, उसके नतीजे में थोड़ी सी बेहतरी आएगी। और आगा साहब ने दुरुस्त कहा, ये जो नेशनल ग्रिड का मामला है ना, आपके जहां इतने ज्यादा इश्यूज सर सूबों के सुपुर्द कर दी जाएंगी, सूबे एनएफसी अवार्ड में अपना हिस्सा बढ़ा देंगे, वो कहेंगे हमें और पैसे दे दो, ये लॉस भी कवर करना है। सूबों के पास सारे नहीं, लेकिन आप यासर ये देखें कि बाद सूबे जो हैं वो सस्ती बिजली बनाते हैं
कई सूबे जो हैं वो सिर्फ हाइडल पे बिजली बनाते हैं, लेकिन वो आईपीपी के रेट्स के मुताबिक अपना बिल पे करते हैं। अभी थारकोल में बिजली के नए जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी सस्ती बिजली वहाँ पे पैदा हो रही है। तो जो लोगों जो जिस सूबे में उसकी बरकत मिलनी चाहिए, जो इंसेंटिव मिलना चाहिए, वो डेवोल्यूशन के नतीजे में वो मिलेगा लोगों को। और दूसरी बात, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए जैसे सुई गैस का मामला था। अगर आप देख लें कि सुई के इलाके में गैस अवेलेबल नहीं थी और बाकी सारे पाकिस्तान को मिली हुई थी। तो ये जो डेप्रीवेशन है, रियासत को नए तरीके से चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, आउट ऑफ बॉक्स सोचने सर की वक्त ज़रूरत कम है, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, ये बताएं कि शॉर्ट टर्म ईयर निगरान हुकूमत इस कम वक्त के अंदर क्या ले सकती है? वापडा के ये जो सीधी सीधी बात यासिर आपने की है कि जो टैक्सेस हैं इनको रिव्यू करें कि कौन कौन से टैक्स वेव्स हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो क्विकली हो सकता है, जो आगा साहब ने और डॉक्टर साहब ने कहा कि ख़ास तौर पे जो बिजली वापडा के मुलाजमीन हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, उन सब के इंसेंटिव, उनको भी आम आदमी की तरह अपना बिल पे करना चाहिए जैसे आम करता है, आम आदमी करता है। और जितने भी सरकारी सतह पे लोगों को फ्री बिजली मिलती है वो टोटल सारा इंसेंटिव बंद कर दिया जाए। अच्छा, एक और भी बात है, आपके पड़ोसी मुल्क में एक स्टेट का वजीर आला था, उसने जब 300 यूनिट आम आदमी के लिए फ्री किए तो वहां पे भी जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये सब्सिडी का तो पूरी दुनिया में कल्चर खत्म हो गया और ये यहाँ पे सब्सिडी लेकर आ रहे हो। तो उसने जवाब ये दिया, उसने कहा कि जो हम अपनी अशराफिया को पैसे देते हैं, केजरीवाल ने कहा जो पैसे हम अशराफिया को देते हैं मैंने वो काटे हैं और वो मैं गरीब आदमी को देने शुरू किए। तो हमें बहरहाल इस तरह से सोचना पड़ेगा। ये जो इस तरह का इतना बड़ा महकमा वापडा है ना, इसको इस तरह से इंटैक्ट रख के, और ये जो नेशनल ग्रिड की अय्याशी, इसको इस तरह से लेकर आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपको चीजों को आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है जी, प्लीज जल्दी ऐड कीजिए, ब्रेक पे जाना। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो पहले चेयरमैन थे डॉक्टर IH उस्मानी, उनका इंटरव्यू करने का मुझे एजाज़ हासिल है। उन्होंने ये कहा था कि दरियाए सिंध में ऊपर से लेकर आप हैदराबाद तक आएँ, 22 मकामात ऐसे हैं जहां आप बिजली बना सकते हैं, आपकी तवज्जो उस पर क्यों नहीं जाती? आप उस पर चले जाएं तो आप तो बिजली बरामद करेंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और ये जो हम वो पेट्रोल और तेल बरामद कर करके इस मुल्क की कमर तोड़ दी, नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, अब ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसके ऊपर स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की ज़रूरत है। और पे वापडा मुलाजमीन की जो फ्री लंचेस हैं, ये जो फ्री यूनिट्स हैं, इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये आम आदमी, आम पाकिस्तानी का एक बहुत बड़ा तकाजा है। जनाब यहाँ पे लेते हैं ब्रेक के बाद दूसरा मौजू शामिल करेंगे। The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss it. सुहागन ने एक रिश्ता बताया और उसके मुताबिक वो लड़का बहुत अच्छा है। लड़का इसी हफ्ते निकाह करना चाहता है। नाना हरीम आप से कहा कि इसे मत रोको वरना ये हमारी सारी खबरें बाहर फैला देगा। अम्मा मेरी समझ से बाहर, एक लड़का जिसे मैंने कभी नहीं देखा उसे आप घर पे बुला लेती हैं, जब वो गलती से मुझे पसंद आ जाता है तो कई सारे खदशे आपको घेरते हैं। आपके कदम यहाँ पड़ने से इसकी शान में इजाफा हो गया।
वेलकम बैक जी। दूसरे मौजू में हम बात करेंगे G20 के उस इजलास के हवाले से जो भारत जिसकी मेज़बानी कर रहा है। ये साल जो है बेसिकली भारत की मेज़बानी का साल है। मुख्तलिफ दौरानिए के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ जगहों के अंदर मेज़बानी की। सबसे बड़ी बात मकबूजा कश्मीर के अंदर जिस तरह की मेज़बानी करने की कोशिश की गई, पूरी दुनिया को पता चल गया कि जनाब मकबूजा कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं। इसी तरीके से इवन पंजाब के अंदर सिखों ने कहा कि आप यहाँ पे भी G20 का इजलास मुनक्किद नहीं कर सकते, हम भी आपका हिस्सा नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम जो बात आज कर रहे हैं, हमें तो G20 से इशू नहीं है, इंडिया जहां मर्जी इसका इनेकाद कराए मकबूजा कश्मीर से हटके। लेकिन एक खत है जो एमनेस्टी इंटरनेशनल, एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंसेस, एशियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड अलायंस फॉर सिटीजन पार्टीशन और इसके साथ साथ फ्रंट लाइन डिफेंडर्स और कश्मीर लॉ एंड जस्टिस प्रोजेक्ट ने जो G20 के ममालिक हैं उनको एक ख़त लिखा है, एक ज्वाइंट लेटर लिखा गया है। और उस ज्वाइंट लेटर के अंदर उन्होंने उन शख्सियात का जिक्र किया है जिन्हें पाबंद सलासिल किया गया है, जिनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जिन्हें इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का निशाना बनाया जा रहा है, जिनकी इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त की जा रही हैं। और जो शख्स ये इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त कर रहा था, जिसने हाफ विडो का टाइटल जो है वो दरियाफ्त किया था और वो दिया था, उसका नाम हुर्रम परवेज है, वो आज भी पाबंद सलासिल है। क्यों? क्योंकि वो आवाज उठाता था। आज भी फाज शाह पाबंद सलासिल है, आज भी आसिफ सुल्तान पाबंद सलासिल है, आज भी जो है अगर आप देखें तो यासीन मलिक साहब जो हैं उनके ऊपर मजीद केसेस बनाए जा रहे हैं। और बार बार ये खबर सामने आ रही है कि उनको खुदा न खास्ता जो है वो ये सजाए मौत की तरफ लेकर जाएंगे। तो इस पर उन्होंने खत लिखा और उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और खास तौर पर जो इंडियन आर्मी मकबूजा कश्मीर के अंदर कर रही है उस पर जो है वो हिंदुस्तान को मूरद इल्जाम उन्होंने ठहराया और उन्होंने कहा कि अकाउंटेबल करें हिंदुस्तान को। इस पर अपने पैनलिस्ट से उनकी राय जान लेते हैं। साहब, आपसे सवाल होगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर इंसानी हुकूक की तंजीमों का G20 ममालिक को कश्मीर में भारत की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस लेने का मुतालबा, पाकिस्तान के कश्मीर पर मौकिफ की क्या एक मर्तबा फिर तायद हुई है? बिल्कुल हुई है दी। देखें, अगर वहां पे ये रियलाइज किया जा रहा है कि कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा जुल्म जो कि हो रहे हैं और इंसानी हुकूक की तंजीमों से हमेशा हमें यही गिला रहता था कि वो इसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाते, वो क्यों नहीं तरक्की याफ्ता ममालिक जो उनको झंझोड़ते कि भाई आप इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात के अंदर ये शराइत रखें कि आप जो कश्मीर है उनकी आवाम को फैसला करने दें उनके मुताबिक वो आजाद रहना चाहते हैं या किसी और रियासत के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन उसकी निस्बत हुआ क्या कि इंडिया ने यकतरफा तौर पे जो आर्टिकल 370 था उसको रिवोक किया और उसकी खुसूसी हैसियत मकबूजा कश्मीर की जो थी उसको खत्म किया। और मोदी ने इसको अपनी बहुत बड़ी फतह समझा, हालांकि उसके बाद वो इलेक्शनों में हारता रहा, कैंपेन इसी पे चलाता रहा, लेकिन उसको कोई इतनी ज्यादा पेजराई अवाम की तरफ से नहीं मिली। लेकिन जाहिर है वहां पे एक तबका है, इंतहा पसंद तबका, जो कि उनकी पाकिस्तान मुहालिफ पॉलिसी पे, कश्मीर मुहालिफ पॉलिसी के ऊपर उनको वोट दे रहा था, वो उस तबके को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। G20 के ममालिक जो उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि उनको चाहिए कि वो इंडिया को इस चीज का एहसास दिलाएं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो बड़े ममालिक हैं उनके माशी मफादात जुड़े हुए इंडिया के साथ, इसलिए वो उतना खुल के उसके बारे में बात नहीं करते। जैसे हम तुर्की जैसे हमारे साथ खड़ा है या चाइना हमारे साथ खड़ा होता है, वैसे दूसरे ममालिक हमारे साथ उस तरह से खड़े नहीं होते, सिर्फ अपने माशी मफादात को देखते हुए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो ये दुनिया को अब इस माशी मफादात से निकलते हुए इंसानी हमदर्दी को और इंसानी जानों की अहमियत को सोचते हुए कश्मीर का साथ देना पड़ेगा। आज नहीं तो आने वाले सालों में उनको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि वो क्या जुल्म वहां पे जो है इंडिया कर रहा है और वो इस जुल्म का साथ ना देके खुद भी बहुत बड़े मुजरिम बन रहे हैं। जी ठीक है। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, ये बताइएगा, इजहार राय पर वहां पे पाबंदी है, लिटरली जो प्रेस क्लब है श्रीनगर का उसके ऊपर ताला पड़ा हुआ है, उसको बंद कर दिया गया। इसी तरीके से अभी कश्मीर वाला कुछ दिन पहले उसके एडिटर को तो ऑलरेडी पाबंदी सलासिल किया हुआ था, उसका जो लैंडलॉर्ड है उसने कहा जी इसको खाली करें, और कश्मीर वाला के ऊपर इंटरनेट पे पाबंदी लगा दी गई है। जो खास तौर पे इजहार राय पे पाबंदी है मकबूजा कश्मीर के अंदर, इस पर क्यों जो मौकर इदारे हैं, ठीक है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बात की है, लेकिन जो सहाफती इदारे हैं वो इस पे क्यों खामोश हैं? अच्छा देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रा तारीख़ की रोशनी में तलाश करने की कोशिश करूँगा। एक बहुत बड़े आलम इस्लाम के हीरो होते थे अहमद बिन बिल्ला, हम सब जानते होंगे, उनका नाम हमें याद होगा, अल जज़ायर के। उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर एक आहनी पिंजरा है जिसमें इंसानों को कैद करके रखा गया है और उनका हौसला है कि वो एक ऐसी गैर इंसानी कुव्वत के सामने डटे हुए हैं।
ये अहमद बिन बिल्ला का कॉल था मकबूजा कश्मीर और उसकी जद्दोजहद के बारे में। ये जो सूरत हाल आज हम बयान कर रहे हैं कि वहाँ इंटरनेट नहीं है, वहाँ अखबारात बंद किए जा रहे हैं, वहाँ किराए के ऑफिसेस खाली कराए जा रहे हैं, ये सूरत हाल 75 बरस से जा रही है। शुजात बुखारी 2018 में शहीद कर दिया गया। शुजात बुखारी हमारे दोस्त थे, अभी कुछ अर्सा पहले शहादत से पहले यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारी उनसे मुलाकातें नहीं, गपशप रही। क्या खूबसूरत आदमी थे। और सिर्फ शुजात बुखारी शहीद किए गए, दर्जनों लोग शहीद किए गए, दर्जनों लोग मुल्क छोड़कर बाहर चले गए। जैसे सैयद अली गिलानी के जो दामाद हैं उनको तुर्की जाना पड़ा छोड़ के, वो वहाँ रह नहीं सकते, उनके जानो माल महफूज नहीं है। तो एक मामला तो ये है। एक और मामला है, मुझे खुशकिस्मती से तहकीक करने का मौका मिला OIC की एक कॉन्फ्रेंस के लिए। जी जी। देखिए, कश्मीर हज़ारों बरस पुरानी तहजीब है, वहाँ इमारात हैं ऐसी ऐसी जो आप देखें और आपकी आंखें खुल जाए। वहाँ का विरसा, वहाँ की सकाफत, वहाँ बैठकर खाने की रिवायत, जो तहकीक है वो ये बताती है कि आज का जो नौजवान है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी हो, जी जी, उसको अपने विरसे की खबर नहीं है। सबब क्या है? 2 असबाब हैं उसके। एक ये कि जो तारीखी विरसा है, जो इमारात हैं, उस पर काबिज इंडियन फौज, जारे फौज उस पर काबिज है और वो आउट ऑफ बाउंड हो गए हैं आम आदमी के लिए। लिहाजा ना वहाँ का मकामी आदमी वहाँ जा सकता है, अब वो भूल चुके हैं कि हमारा ऐसा कोई जामिया मस्जिद श्रीनगर जो है, ये इसके जो तारीख है वो सदियों पर महीत है। बिल्कुल। उसको आज 3-4 साल से उसे बंद कर दिया गया। BBC ने इंटरव्यू किया, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसने कहा जी कोई पाबंदी नहीं है। जैसे ही मीरवाइज को आज़ाद किया गया, मीरवाइज गए, उन्होंने कहा जी नमाज पढ़ानी, अब दोबारा उन्हें पाबंदी से बंद कर दिया गया। बिल्कुल सही बात। इसी तरह से बाहर से सयाहत नहीं हो सकती। वहाँ वाजवान एक खाना है, आप जानते हैं, उसकी एक रिवायत है, इकट्ठे होकर बैठना, वो इकट्ठे होकर बैठने की रिवायत खत्म हो गई है। और जो श्रीनगर यूनिवर्सिटी है वहाँ खौफ के डेरे हैं। ये सूरत हाल है। ये सारी सूरत हाल आलमी ज़मीर के लिए ताज़ियाना है, उनके लिए शर्मनाक है। ठीक है, G20 का इजलास हो रहा है। आगा साहब, उस इजलास के अंदर यकीनन इस पॉइंट को भी ज़ेर गौर आना चाहिए, या वो बात शायद कोई कंट्री करे। कनाडा ने इसके ऊपर इजहार किया था पहले, जो डेमोग्राफिक चेंज इंडिया कर रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर। 4.5 बिलियन डोमिसाइल्स इशू कर दिए गए हैं और उसके साथ पूरी कल्चरल यरगार है। 1000 से ज़्यादा कानून वहाँ मुतारिफ करवाए गए हैं। ये कितना कंसर्निंग है, कश्मीरियों की शनाख्त के ऊपर कितना बड़ा हमला है? ये इतना बड़ा हमला है कि आपको याद होगा कि इसके ऊपर यानी कि अक्रॉस द डिवाइड ऑफ रिलीजन, यानी कि जो कश्मीरी पंडित हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि कश्मीर की डेमोग्राफी हम चेंज नहीं होने देंगे, लेकिन वो क्या कर सकते थे। मीनिंग बाय ये इसमें मुसलमान या हिंदू का मसला नहीं है। कश्मीरी एक इंडिजिनस अपने आप को समझते हैं, उनकी अपनी एक इंडिजिनस आइडेंटिटी है और उसको तबाह कर दिया गया है, उसमें डेमोग्राफिक चेंज करके और लोगों को वहाँ पे बसा के। ये सारी अपनी जगह पे। आपने G20 की बात की और आपने कहा कि कोई ऐसी स्टेटमेंट आनी चाहिए। देखिए, G20 की जो प्रिलिमिनरी मीटिंग्स हुई हैं, यानी कि जो सेमिनार हुए हैं, और उसमें जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इन्होंने रखा हुआ था टूरिज्म का, ऐसे ही उसमें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए तुर्की को और सऊदी अरब दोनों, कनाडा को भी। उन दोनों ने शिरकत नहीं की थी। गो के उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं पास की थी, उन्होंने अपना डेलीगेशन मैसेज दे दिया था। ठीक है, कहने की बात है कि जो इंसानियत के अदारे हैं उनकी कुछ की आंखें खुली होती हैं, कुछ की बंद रहती है, लेकिन कश्मीर के इशू के ऊपर आके सबकी आंखें अनफॉर्चुनेटली बंद हो जाती हैं। मसला ये है इकोनॉमी, इंडिया की 8वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, तो अब उसके साथ लोगों के इंटरेस्ट इतने ज़्यादा जुड़ चुके हुए हैं और ख़ासकर जो एक्सपोर्ट है उसके साथ इतने जुड़ चुके हुए हैं, ठीक, तो उसमें लोग जो हैं वो आंखें बंद कर लेते हैं और कश्मीरी बेचारा देखता रह जाता है। मुख्तसर डॉक्टर साहब, अगर हम जाएं इंटरनेशनल जो पावर सेंटर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से, क्या डॉक्टर स्टैंटन ग्रेगरी ने जो 10 पॉइंट्स बयान किए थे कि ये जो जेनोसाइड है ये शुरू हो चुका है, इसका अमल मकबूजा कश्मीर के अंदर, जिस तरह से एथनिक क्लिनजिंग है, ये बाकी मामलात हैं, कितना कंसर्निंग होना चाहिए US के लिए, EU के लिए, UK के लिए और बाकी पावर सेंटर्स के लिए जिनमें UN भी शामिल है अपनी उन रेजोल्यूशंस के साथ?
मैं समझता हूँ कि एथनिक क्लींजिंग और जेनोसाइड के हवाले से डॉक्टर साहब ने जो वो 10 पॉइंट्स बताए वो कश्मीर पे रेलेवेंट हैं और अप्लाई होते हैं उन पे। और ये जो इस वक्त डेमोग्राफिक बैलेंस जो वहाँ तब्दील किया जा रहा है और जो उनका स्पेशल स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन में था डिनाई किया जा रहा है, डिजिटल राइट से लेके हर तरह के ह्यूमन राइट सस्पेंडेड हैं। तो इस सूरत हाल में हमें करना क्या चाहिए? हमें ये तस्लीम करके नहीं बैठ जाना चाहिए कि पावर सेंटर्स में इकोनॉमी है, वहाँ पब्लिक ओपिनियन भी मैटर करती है, वहाँ सिविल सोसाइटी भी मैटर करती है, वहाँ मीडिया भी मैटर करता है। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब इराक वार हुई थी तो ताकतवर हुकूमतों के खिलाफ भी जो है मिलियन मैन मार्च हुए, वहाँ के आर्टिस्ट ने, वहाँ की मूवीज़ बनाने वालों ने, वहाँ के डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वालों ने, वहाँ के शायरों ने, लेकिन सर बात ये वो मिलियन मार्च उन्होंने अपने लोगों के लिए किया था कि हमारे लोगों को मत झोंके इस जंग के अंदर। क्या उनके लोगों को ये पता नहीं है? आप नेट की एक्सेस किस वजह से उन्होंने किया कि एक अनजस्ट वार है। और उसकी आज सूरत हाल ये है कि जो लोग उस वक्त के हुक्मरान थे टोनी ब्लेयर और वो उस सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। क्या हमने अपने हिस्से का वो काम किया? कोई कश्मीर पे अच्छी मूवी बनाई है, डॉक्यूमेंट्री बनाई है, बहुत अच्छा ये मुतहरिक सफारतकारी की है। हम झूठ बिकता है कश्मीर लाइज के नाम से और हमारा सच नहीं बिक सकता। मैं सिजाद साहब इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा। सर बिल्कुल ब्रीफली बताइएगा कि पाकिस्तानी मीडिया जब कोई बड़ा सानिया मकबूजा कश्मीर के अंदर होता है तो एक खबर एक प्रोग्राम का कुछ हिस्सा चला देता है। हमें किसने रोका है कश्मीर पे बात करने के लिए? हम क्यों नहीं करते कश्मीर पे बात? यासर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल बात यह है कि बात कैसे करनी चाहिए और कैसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि दुनिया हमारी आवाज़ को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली सुने। अब देखें लास्ट हमने पिछली दफ़ा जब ये G20 की वो एक आपको याद होगा जब उन्होंने कहा था इंडिया ने कि कश्मीर में इजलास करना, तो हमारे ही प्रोग्राम में एक सवाल आया था। तो उसका मैंने ये जवाब दिया था उस वक्त भी कि अगर ये गलती करेगा भारत तो उसका लैशबैक और वो भारत के लिए खुद काउंटर प्रोडक्टिव होगा। और आज आप देखें कि कितनी तंजीमों ने ख़त लिख दिया G20 मुल्कों को कि जनाब आप भारत को अकाउंटेबल करें, आप कश्मीर में होने वाला जो नाइंसाफ़ी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ। तो इन चीज़ों का ये अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। इसका जो फॉलो अप है इन ख़तों का वो अब पाकिस्तान की सफारतकारी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आप देखेंगे बड़ा अच्छा फैसला किया गया निगरान गवर्नमेंट की तरफ से कि मिशाल मलिक साहबा को इंसानी हकूक़ की एडवाइज़र बनाया गया। मिशाल मलिक साहबा काफ़ी हद तक एफर्ट कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर भी। अब ये कोशिश करनी चाहिए, हमें वफूद भेजने चाहिए, हमें हर मुल्क के साथ एक इंटरेक्ट करना चाहिए, खास तौर पे इन खतूत के फॉलो अप के तौर पे। और जब तक प्रोएक्टिव सफारतकारी हम कश्मीर पे नहीं करेंगे और जितने मौके इस तरह के भारत खुद देता है उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएंगे हम इंटरनेशनल फोरम्स पे ख़ास तौर पे, और इसी तरह फिर वो मीडिया में रिफ्लेक्ट होगा। और पाकिस्तानी मीडिया में तो आ भी जाए तो पाकिस्तानी अवाम तो ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड है, इंटरनेशनल मीडिया में इन चीज़ों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया को भी आने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी मीडिया भी इस पर बात नहीं करता है, तो करने की ज़रूरत है। हाँ ठीक है, वो भी बढ़ना चाहिए, लेकिन हमें तो दुनिया की, हमारी ऑडियंस दुनिया है। और डॉक्टर साहब ने सर यूट्यूब के ऊपर इंडिया के चैनल्स को पाकिस्तानी भी देख सकते हैं। उनके 8 बजे के प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान और कश्मीर कितना डिस्कस किया जाता है, जरा आप उसका हिसाब लगा लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। सिजाद साहब आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट का, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आज के दोनों मौका आपने समेटा है। जनाब प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।